वॉर की अगर हम सिचुएशन देखें घूम घुमा के, इट इज स्टिल एट द सेम पोजीशन जो हम इतने हफ्तों से वेट कर रहे हैं सीज फायर का अभी भी अगर हम ओवरऑल एक स्ट्रेटेजिक चांस देखें 20 to 30% से ऊपर नहीं नजर आ रहा है, अगर हम स्पेशली लॉन्ग टर्म सीज फायर की बात करें, क्योंकि कंडीशंस घूम घुमा के वही हैं जो पोज करी गई थी हर एक की तरफ से। और इस समय एक, जैसे मैंने बताया था पहले भी, कि क्लियर रिफ्ट नजर आ रहा है यूएस और इसराइल के बीच में आपस में, क्योंकि इनकी आपस में एग्रीमेंट्स कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ईरान एक सिंपल पॉइंट पे अटका पड़ा है, अगर हम उसके बाकी पॉइंट्स को रिमूव करते हैं तो वो लेबनान को लेकर है कि लेबनान को इंक्लूड करना पड़ेगा सीज फायर में। लेकिन यहां पर उनके इसराइल के कंटिन्यूअस स्ट्राइक्स हो रहे हैं लेबनान के ऊपर। और अभी सदर्न लेबनान में आपने देखा उसने बहुत बड़ा स्ट्राइक करा है, उनका मेजर जो हिस्टोरिक फोर्ट है उसको भी उन्होंने कैप्चर करा है, उसको अपना एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पॉइंट बना लिया है। और उधर से लेबनान जो है वो भी कंटिन्यूसली अब स्ट्राइक बैक कर रहा है इजरायली सिटीज के ऊपर। तो यहां पर जो उनकी पहली कंडीशन है वही नजर नहीं आ रही है। सेकंड, ऑफ कोर्स ये तो क्लियर बनी हुई है कि जो न्यूक्लियर पॉइंट के ऊपर जो कंटेंशन चल रही है यूएस और ईरान की, उसके ऊपर कोई डिसीजन अभी नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि हॉर्मूज की अगर हम बात कर रहे हैं तो हॉर्मूज अगर वो खोलेंगे तो ईरान की सिंपल सी कंडीशन है कि आप मेरे पे सैंक्शंस इमीडिएटली रिमूव करिए, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे श्योरिटी दीजिए, और न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो पॉइंट है वो नहीं आना चाहिए। और यहां पर जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो एग्री करने के लिए तैयार नहीं है, और इसराइल तो कहीं से भी तैयार नहीं है, क्योंकि इसराइल का तो पहला क्वेश्चन ही आता है कि ना तो मैं लेबनान पे अटैक्स रोकूंगा और न्यूक्लियर के किसी भी पॉइंट के ऊपर मैं एग्री नहीं करूंगा। अगर हम वेपन्स की बात करते हैं, देखिए अपनी सबसे चीज आती है कि जो ईरान है उसके पास वेपन की जो स्टॉक पाइल है, इसको ऑलरेडी यूएस और इसराइल ने काफी अंडर एस्टिमेट किया था जब ये वॉर स्टार्ट भी हुई थी। लेकिन आज की डेट में भी देखा जाए तो मोर देन 50% जो मिसाइल इनका स्टॉक पाइल है, मोर देन 50% जो इनका ड्रोन स्टॉक पाइल है, वो अभी भी वैसा का वैसा है। और उसके पीछे रीजंस हैं। जब यूएस ने करंट एपिक फ्यूरी में जो डिस्ट्रक्शन करी है, इनको लगा था कि हमने इनकी जो मिसाइल साइट्स हैं उनको टारगेट करा है, हमने इनके जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको टारगेट करा है, इससे इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी खत्म हो गई है। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि जिस तरह से डिसेंट्रलाइज कमांड के बेस पर ईरान आईआरजीसी काम कर रही है, उसी तरह से इनकी जो ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग है वो भी डिसेंट्रलाइज तरीके से ही होती है। और अलग अलग जगह से पार्ट्स आते हैं, जहां पर चाइना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसकी तरफ से कंटिन्यूस सप्लाई चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स का, सेमीकंडक्टर्स का, सबका सप्लाई कंटिन्यूस है। इनकी जो मिसाइल साइट्स हैं, जो इनके अंडरग्राउंड बंकर्स हैं जहां पर ये ड्रोन और मिसाइल्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, वो जनरली माउंटेन्स की जो रेंजेस हैं उनके नीचे हैं। अब यूएस और इजराइल की स्ट्राइक्स के अकॉर्डिंग जो उनकी रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने बताया कि भाई हमने इनकी जो एंट्री पॉइंट्स हैं उन पे स्ट्राइक करा था, और इनके एंट्री पॉइंट्स को हमने ब्लॉक कर दिया है, तो जिससे ये बाहर नहीं आ सकते। लेकिन अभी कुछ दिन पहले सैटेलाइट इमेजेस में क्लियर आया है कि वहां के जो जेसीबीज हैं, ट्रक्स हैं, वो उस जगह को ओपन कर रहे हैं, और रिपोर्टेडली मोर देन 50 गेट्स ओपन हो चुके हैं। दोबारा से ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उसी स्पीड से चल रही है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम यूएस की बात करें तो करंटली यूएस इज लॉस्ट मोर देन 423 इंडिविजुअल डेड और वुंडेड। इसके साथ साथ जो उनका ओवरऑल बिलियन डॉलर्स का लॉस है, मोर देन 42 प्लस एयरक्राफ्ट, अगर आप ड्रोन्स जो करंट उनके लूज हो रहे हैं तो ये नंबर और बढ़ रहा है। और जो टोमाहोक की कॉस्ट, जिस तरह हमने पहले भी देखा था कि मेन प्रॉब्लम आ रही है, जो फाइनेंशियल डिफरेंस आ रहा है इन टर्म्स ऑफ वेपन्स यूज्ड, जहां ड्रोन 30 से $40,000 का है, वहां पर एक टोमाहोक मिसाइल $2 मिलियन की है। अब इन्फ्लेशन के बाद वही टोमाहोक मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग में इनको $3.5 से $4 मिलियन की पड़ रही है। तो ये कह रहे हैं कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म में जिस तरह से स्टॉक पाइल बहुत बुरी तरह डेप्रेशिएट हुआ है, तभी आपने देखा कि यूएस ने यूक्रेन से भी एक स्टेप पीछे ले लिया, तो उनका जो स्टॉक पाइल है वो डेप्रेशिएट हो रहा है। अगर यूएस जैसी कंट्री का स्टॉक पाइल इतनी तेजी से डेप्रेशिएट होता है तो चलिए फाइनेंशियली तो हिट होगा, लेकिन जो उनके मेजर एडवर्सरीज हैं, चाइना है, रशिया है, पूरे वर्ल्ड में, उनकी अगेंस्ट वो लोअर स्टॉक पाइल मेंटेन करने का खतरा नहीं ले सकता। तो कहीं ना कहीं एक, जिस तरह जब मैं सीज फायर की बात कर रहा हूं, ईरान अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जबरदस्त डिस्ट्रक्शन हो रखी है, बहुत ज्यादा डैमेज हो रखा है, लेकिन ईरान के लिए शुरू से ही सर्वाइवल की स्थिति है ये। लेकिन यूएस के लिए अब ये स्थिति इन्फ्लेशन की, लोअर स्टॉक पाइल ऑफ वेपन्स की, ओवरऑल कॉस्ट की, ये बढ़ती जा रही है। और यूएस में भी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा है। $5 पर बैरल का जो गैसोलीन का रेट है वो पहुंच गया है, बिकॉज हॉर्मूज की ओपनिंग का कोई अभी चांस नजर नहीं आ रहा है। तो अगर हम ड्रोन्स की बात करें तो चाहे इनके शायद ड्रोन्स हो, इनकी लॉन्ग रेंज मिसाइल कैपेबिलिटीज हो ईरान की, इनके पास अभी 50% से ऊपर ये इंटैक्ट पड़ी हैं, और ये उसको रीबिल्ड बहुत जल्दी कर सकते हैं। इनके पास ये कैपेबिलिटी है, बहुत फास्टर रीबिल्डिंग है।
बिल्कुल। आखिरी के दो सवाल हैं, आप दोनों मेहमानों से इनका जवाब लेना चाहूंगा। देवनाथ सर के पास चलते हैं, उसके बाद फिर आपके पास आएंगे। देवनाथ सर, अभी जैसा कि अक्षय जी ने बताया कि अमेरिका और इजराइल के बीच में तनातनी तनाव वाली स्थिति दिख रही है, दोनों वो एक मुद्दे पर सहमत नहीं है, खासकर इस युद्ध को लेकर, लेबनान में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर। अगर हम इतिहास में झांक कर देखने की कोशिश करें तो क्या कभी पहले भी ऐसी स्थिति आई है जब दोनों देशों के रिश्तों में बहुत खटास आई हो, और फिर उस स्थिति का सामना कैसे किया था? अभी क्या हो सकता है आगे? नेतन्याहू झुकेंगे या ट्रंप को बात माननी पड़ेगी नेतन्याहू को? हाँ वैभव, देखो अमेरिका के बीच में और ईरान के बीच में माहौल तो टेंशन वाला 1979 से लगातार चला आ रहा है, उसके पहले भी चला आ रहा था। जब तक शाह ईरान थे 1979 देवनाथ सर, में। मेरा सवाल अमेरिका और इजराइल को लेकर था सर। अच्छा, अमेरिका और इजराइल के बीच में कोई टेंशन नहीं है। ये तो माँ बेटे और भाई बहन के बीच में जो प्यार भरी तरकार है वो है। अमेरिका अमेरिका इजराइल के साथ खून माफ। अमेरिका कुछ भी हो जाए इजराइल का साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के लिए इजराइल एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिससे कि वो प्राय प्राय फ्री में पूरे पश्चिम एशिया पर, गल्फ कंट्रीज पर कंट्रोल रख सकता है। इस तरफ सुएज कैनाल से लेकर इस तरफ ईरान तक। आखिरी विकेट बची हुई है ईरान। ईरान को भी अमेरिका इजराइल की मदद से गिरा देगा। तो इजराइल अमेरिका का मनचाहा क्या कहते हैं, मित्र है, पुत्र है। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल और है सर, देवनाथ सर, उसके बाद फिर अक्षय जी के पास चलते हैं। जैसा कि अभी अक्षय चोपड़ा जी को सुनने के बाद मुझे समझ में आया कि अमेरिका खुद नहीं चाह रहा होगा कि युद्ध आगे बढ़े, महंगाई का सामना वो खुद कर रहा है, आर्थिक दिक्कतें उसके सामने भी हैं, उसके बाद हथियारों के जखीरे में भी काफी कमी आई है, यूक्रेन से हाथ पीछे खींचने पड़े हैं। आपको क्या लगता है अभी ट्रंप प्रशासन क्या सोच रहा होगा? क्या ये सब झेलने के बावजूद वो युद्ध में फिर से जाना चाहेंगे? हाँ वैभव, अभी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है वो पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है, अपनी पार्टी से ही आ रहा है। मिड टर्म इलेक्शन है। उनका रिपब्लिकन पार्टी का और डेमोक्रेट्स का दांत एक साथ कोई खास फर्क है नहीं। कांग्रेस में, सेनेट में कोई रिपब्लिकन पार्टी के कितने 5 या 7 सेनेटर ज्यादा हैं। तो मिड टर्म इलेक्शन जब नवंबर में होंगे, उसमें अगर डेमोक्रेट्स कोई 5 या 7 सीटें ज्यादा जीत जाते हैं, यानी रिपब्लिकन अगर 5 या 7 सीटें हार जाते हैं मिड टर्म इलेक्शन में, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसे प्रेसिडेंट बन जाएंगे जहां पर कि प्रेसिडेंट तो डोनाल्ड ट्रंप होंगे। मैं उनके बाकी 2 या 3 साल का जो कार्यकाल बचा है उसकी बात कर रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप भविष्य में प्रेसिडेंट तो होंगे, लेकिन कांग्रेस में और सेनेट में प्राधान्यता किसकी होगी? डेमोक्रेट्स की। तो टूथलेस वंडर बन जाएंगे। ऐसा अमेरिका के इतिहास में पहले हो चुका है। एक और चीज है, जेडी वांस को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं बतौर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट 2028 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो जेडी वांस अगर मिड टर्म इलेक्शंस में डेमोक्रेट्स ज्यादा जीत जाते हैं और रिपब्लिकन्स कम जीतते हैं, तो जेडी वांस का पॉलिटिकल कैरियर बतौर राष्ट्रपति शुरू होने के पहले ही खत्म हो गया। जी बिल्कुल। इन्हीं दो आखिरी सवाल के साथ अक्षय जी के पास चलते हैं। अक्षय जी, हम अमेरिका इजराइल के रिश्तों पर बात कर रहे थे, आपने खुद ही बताया था, आगे क्या होगा और इस युद्ध का भविष्य कैसा हो सकता है? देखिए, मुझे सबसे बड़ी जो कंटेंशन नजर आ रही है वो यूएस और ईरान को लेकर नहीं आ रही है, वो मुझे इसराइल को लेकर आ रही है। शायद हम ये चीज भूल रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट नेतन्याहू है वो जो सुपर स्पार्टा डॉक्ट्रिन है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग अगले 10 सालों में इसराइल 110 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, सो दैट वो फॉरेन इक्विपमेंट के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे और कंटिन्यूअस वॉर के लिए तैयार रहे। कंटिन्यूअस वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं एंगेज अगर वो रहेंगे, और एंगेज किससे रहेंगे? ऑफकोर्स जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो उनके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जो ईरान है उसके प्रॉक्सीज के साथ हैं, तो वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो लेबनान की जो करंट वॉर है उससे पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर अगर वो पीछे हटते भी हैं तो जो कंडीशंस नेतन्याहू और इजराइल ने वहां पे आईआरजीसी ने दी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशंस है। उनके ऊपर ईरान कभी अग्री नहीं करेगा, ना लेबनान कभी अग्री करेगा। ऑन दी अदर हैंड, ट्रंप साहब की अगर हम बात करें, अमेरिका इज एट द लूजिंग एंड।
पूरे वर्ल्ड इज एट द लूजिंग एंड, लेकिन ट्रम्प साहब की पर्सनल यहाँ पे बहुत बेनिफिट हो रहे हैं। चाहे हम उनके बेटे की बात करें, उनकी फैमिलीज की बात करें, हम उनके स्टॉक, जिस तरह से वो स्टॉक मार्केट में प्ले कर रहे हैं, जिस तरह से जो ड्रोन इंटरसेप्शन जो कंपनीज हैं, जो जिसमें उनके खुद के जो बच्चे हैं उनका हाथ है, वो ओन करते हैं, और जो एंटायर मिडिल ईस्ट है उसको सप्लाई कर रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिससे ट्रम्प साहब की खुद एज अ बिजनेसमैन यहाँ पे बहुत बेनिफिट हो रहा है। लेकिन जिस तरह से वर्ल्ड ओवर उन्होंने इस टाइम स्टेप्स लिए हुए हैं, खाली इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट को लेकर ही नहीं, चाहे हम इंडिया की बात करें तो H1B वीजास की बात करें, उनके प्रॉब्लम जो चल रही है ग्रीन कार्ड होल्डर्स में, जहां पे 1 लाख प्लस इंडियन टेकीज की जॉब्स जो हैं वो खतरे में हैं, उनको रिटर्न करने की बात हो रही है। उधर चाइना से उनके अलग कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, नेटो ने उनसे अलग एक गैप बनाकर रखा हुआ है अब, क्योंकि जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा होगा रशिया ने रोमानिया के ऊपर अटैक करा है, तो नेटो ने बोला हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे हर इंच तक। हाउएवर यूएस ने मना कर दिया, हम इसमें आएंगे नहीं। तो यहां पे कहीं ना कहीं यूएस अपने को एलियनेट कर रहा है, और इसलिए जैसा भी देवनाथ सर ने भी बोला कि इनकी जो अपनी पार्टीज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं। और मैं आपको वैभव पर्सनली बताऊं, ये होने भी चाहिए। ट्रम्प साहब जो हैं वो इस समय किसी के लिए भी अच्छे नहीं है, चाहे हम यूएस की बात करें चाहे वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करें। तो फ्यूचर में सीज फायर का हम सारे वेट कर रहे हैं, क्योंकि सफर अल्टीमेटली अगर आप इंडिया को लेकर करें तो हम देख ही रहे हैं कि हमारे ऑयल प्राइसेस की और क्रूड जो ऑयल है उसका क्या प्राइस चल रहा है, एलपीजी के क्या इश्यूज आ रहे हैं। तो होपफुली अगर ये अगले कुछ महीनों में भी सॉर्ट आउट हो जाती हैं चीजें, तो उसको भी स्टेबलाइज होने में कम से कम 1 साल लगेगा। तो जितनी जल्दी सीज फायर हो, हॉर्मुज ओपन हो, उतना बेटर है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.